नमस्कार दोस्तों, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हेल्थ केयर में आज हम लोग चर्चा करेंगे चेस्ट पेन के बारे में। छाती से जुड़े हुए रोग के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, लेकिन जो चेस्ट में पेन होता है, सीने में दर्द, तो छाती की बीमारी हो ऐसा नहीं है, हार्ट की बीमारी हो ऐसा भी नहीं है। तो कैसे हम पहचानें छाती के दर्द को, कैसे पहचानें कार्डियक पेन है या नॉन कार्डियक पेन है, या क्या कारण हो सकता है और क्या इसका इलाज हो सकता है। तो हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि छाती का पेन आखिर है क्या, उसका क्या कारण है और क्या निदान है। इन सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर मनीष मिश्रा। आप जाने माने नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजिस्ट हैं और दिल्ली के कई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हैं। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वे आज आप चेस्ट पेन से जुड़ी हुई चीज़ों को आपके सामने रखें। वेलकम सर। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले आज का टॉपिक शुरू करने के पहले मैं अमरिंदर जी को स्पेशल धन्यवाद बोलता हूँ, जिन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया। और आज का जो टॉपिक है वो है चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जो छाती में दर्द होता है, ये चीज़ हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये कार्डियक इस्कीमिक चेस्ट पेन है कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हार्ट के अंदर मुख्यतः दो टाइप के जो चेस्ट पेन होते हैं, एक कार्डियक चेस्ट पेन, दूसरा नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। कार्डियक चेस्ट पेन में क्या होता है, जो हार्ट की आर्टरीज जो सप्लाई करती हैं, अगर उसके अंदर खून के बहाव कम हो जाए, रुक जाए, जिसकी वजह से पेन होता है, जिसको हम बोलते हैं इस्कीमिक कार्डियक चेस्ट पेन। तो टाइप ऑफ चेस्ट पेन, हार्ट डिजीज इज द लीडिंग काज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड. It is important to diagnose a cardiac etiology in the patient presenting with acute chest pain, but don't forget that certain non-cardiac causes may be life-threatening as well as. अब कार्डियक चेस्ट पेन है तो उनमें कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनकी वजह से कार्डियक चेस्ट पेन हो सकता है। जैसे पहला है अबॉर्टिक डाइसेक्शन, दूसरा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, पेरिकार्डियल डिजीज, एबॉर्टिक स्टेनोसिस, हार्ट फेलियर, कोकाइन अब्यूज, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में क्या आता है, अनस्टेबल एंजाइना, नॉन स्टेबल एनएमआई एंड मायोकार्डियल इंफार्क्शन। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में कौन सा हो गया, पल्मोनरी, लंग्स की पैथोलॉजी, फेफड़े वाली बीमारियों की वजह से भी हमें जो चेस्ट में पेन होता है, तो उसको हमको डिस्टिंग्विश करना होता है कि ये हार्ट की वजह से है कि ये फेफड़े या लंग्स की बीमारी की वजह से है। जैसे कि निमोनिया, प्लूराइटिस, नीमोथोरेक्स, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ट्यूमर। दूसरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, पेट की बीमारी की वजह से भी जो दर्द होता है, वो भी जो होता है डिफरेंशियल डायग्नोस होता है कार्डियक चेस्ट पेन है की वजह से है कि ये पेट की बीमारी की वजह से है। जैसे गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज, इसोफेगल स्पास, मेलोडी वेस्ट ईयर, पेप्टिक अल्सर डिजीज, बाइलरी डिजीज, गॉलब्लैडर डिजीज। अगला है मस्कुलोस्केलेटल, मतलब मसल की वजह से तो नहीं है, कहीं कोई अगर पेन होता है तो वो भी जो होता है डिफरेंशियल डायग्नोस करता है कि कहीं चेस्ट पेन की वजह से तो नहीं है। जैसे कि कॉस्टोखंडाइटिस, सर्वाइकल डिस्क डिजीज, रिब फ्रैक्चर, इंटरकास्टल मसल क्रैम्प्स। दूसरे और हर्पेस जॉस्टर हो जाता है, ये डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, जो कि नर्व के गैंग्लियंस में इन्फेक्शन करता है, जिसकी वजह से पेन होता है और एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। दूसरा डिसऑर्डर ऑफ द ब्रेस्ट, स्प्लेनिक इन्फार्क्ट, पैनिक अटैक, एंजाइटी, ये सब है जो कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में आते हैं। ये जो चित्र है हम ये बताने की कोशिश करें, जब किसी व्यक्ति को कार्डियक इस्कीमिक चेस्ट पेन होता है तो वो आदमी जो दर्द होता है तो अपना ये हाथ ऐसे शो करता है, जो कि ये मरीज को देख के पता लग जाता है, हाँ चांसेस है कि इसको जो चेस्ट पेन है वो इस्कीमिक कार्डियक चेस्ट पेन की वजह से होगा। How do you distinguish cardiac chest pain from the non-cardiac chest pain? सबसे पहले क्या है, पेशेंट से हिस्ट्री लेना, तो टॉक टू द पेशेंट। दूसरा क्या है, एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट। अगर अब अगला हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो हार्ट का जो चेस्ट है इस्कीमिक कार्डियक चेस्ट पेन की वजह से क्या है। हमने बोला इस्कीमिक अल्फाज क्यों लगा रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर हार्ट के अंदर जो ब्लड सप्लाई होती है, कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, अगर उनके अंदर कोई भी रुकावट है जिसकी वजह से आगे का ब्लड सप्लाई मसल के अंदर रुकती है, तो जिसकी वजह से हमें पेन होता है,
तो वो कहलाता है इस्केमिक पेन, दैट इज इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन। इसमें आता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम। तो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है क्या, उसके बारे में पहले हम बात करते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम अकर्स व्हेन एन अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक रप्चर्स लीडिंग टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन विद इन ए कोरोनरी आर्टरी। दिस सिंड्रोम इंक्लूडेड, इसके अंदर कौन क्या क्या होता है। सबसे पहले बीमारी होती है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, तीसरा एसटी एलिवेशन एमआई। सडन कार्डियक डेथ में अकर विद ईच सिंड्रोम। अब इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई क्या होता है और एसटी एलिवेशन एमआई क्या होता है। अब कैसे हम डायग्नोस करेंगे कि हाँ ये अनस्टेबल एंजाइना है। देयर आर 3 प्रिंसिपल प्रेजेंटेशन। रेस्ट एंजाइना और एंजाइना विद मिनिमल एक्सर्शन यूजुअली लास्टिंग एटलीस्ट 20 मिनट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए कि मतलब हमारे पास अगर कोई भी मरीज आता है, अगर वो इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन होगा तो वो उसका जो छाती में जो दर्द होगा वो, या छाती में जो भारीपन हो रहा है या पसीना आ रहा है, या वो दर्द बोलेगा कि हमको जो है बाएं हाथ में दर्द है या भारीपन लग रहा है, कम से कम 1 मिनट का होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे का होता है तो वह कार्डियक चेस्ट पेन होता है। लेकिन वो 1 घंटे वाला आगे हम बात करेंगे। लेकिन अगर अनस्टेबल एंजाइना है तो इसके अंदर जो यूजली लास्टिंग फॉर एटलीस्ट 20 मिनट तक कम से कम दर्द रहना चाहिए। उसके बाद अब दर्द या तो अपने आप कम हो जाता है या बंद हो जाता है। तीसरा, न्यू ऑनसेट फीवर एंजाइना यूजली डिफाइंड एज अकरिंग विद इन द लास्ट मंथ। क्रेसेंडो एंजाइना डिफाइंड एज प्रीवियसली डायग्नोस्ड एंजाइना दैट हैज बिकम डिस्टिंक्टली मोर फ्रीक्वेंट, लॉन्गर इन ड्यूरेशन, मोर सीवियर इन नेचर। अब बात करते हैं कि नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी एलिवेशन एमआई के बारे में बात करते हैं। ये क्या है, इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई क्या होता है। देखो इसमें क्या है कि हम जब कोई हमारे पास मरीज आता है जो छाती में दर्द की शिकायत करके आता है, बोलता है कि हमें बाईं तरफ छाती में दर्द हो रहा है, भारीपन हो रहा है, पसीना आ रहा है और ये दर्द बाईं तरफ फैल भी रहा है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम सबसे पहले मरीज को बोलते हैं कि ईसीजी कराओ। अगर हमने देखा ईसीजी के अंदर उसके अंदर एसटी एलिवेशन नहीं है। अब ईसीजी के अंदर पैरामीटर्स होते हैं, अगर एसटी एलिवेशन नहीं है तो दूसरा पैरामीटर होता है कि हमको कार्डियक एंजाइम्स कराना है। अगर मरीज के ईसीजी के अंदर एसटी एलिवेशन नहीं है और कार्डियक एंजाइम्स आ जाते हैं, जैसे कार्डियक एंजाइम कौन कौन से होते हैं, ट्रोपोनिन टी, सीपीके एमबी, ट्रोपोनिन आई, ये अगर आ जाते हैं और एसटी एलिवेशन नहीं है तो उसे बोलते हैं नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अगर ईसीजी के अंदर जो होता है एसटी उठा हुआ है, एसटी एलिवेशन है और कार्डियक एंजाइम्स ब्लड के अंदर आ जाते हैं तो होता है एसटी एलिवेशन एमआई। तो इसलिए जब कभी भी कोई मरीज को चेस्ट पेन होता है तो ये कार्डियक एंजाइम्स होते हैं। ऐसा नहीं कि चेस्ट पेन हुआ तुरंत कार्डियक एंजाइम्स आ जाएंगे। सीपीके एमबी आने के लिए कम से कम 3 घंटे चाहिए। ट्रोपोनिन टी और ट्रोपोनिन आई को ब्लड में आने के लिए 4 से 6 घंटे की जरूरत होती है। तो उसी बेसिस में हम इसको कार्डियक एंजाइम्स कराते हैं। तो ये सिम्टम्स क्या हैं एसटी नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी एलिवेशन एमआई के लिए। द क्लासिक सिम्टम्स आर सीवियर क्रशिंग रेट्रोस्टेंडल चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग और कंस्ट्रिक्टिंग सेंसेशन with the frequent radiation to the left arm, often associated with impending sense of doom. Associated symptoms may include diaphoresis, dyspnea, fatigue, lightheadedness, palpitation, acute confusion, indigestion, nausea और vomiting। ये सिम्टम्स हमारे जो नॉन एसटी एलिवेशन एमआई और एसटी एलिवेशन एमआई के साथ आते हैं। मतलब मरीज आएगा, मरीज बोलेगा कि हमें छाती में दर्द है या भारीपन है, साथ में जो होता है दर्द जो होता है बाएं हाथ की तरफ ही फैल रहा है, कभी कभी बोल सकता है कि पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ, या इधर गले में ऊपर जा रहा है, या राइट शोल्डर में भी जा सकता है। उसके साथ साथ पसीना आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उल्टी आने जैसा लग सकता है, उल्टी हो सकती है, हेडेक हो सकता है। और ये जो पेन होता है, इस्केमिक पेन होता है, ये नाभि के ऊपर तक पेन हो सकता है और पीछे ये ऑक्सीपिटल बोन के नीचे तक होता है। इसलिए मैं ये भी चीज़ बताना चाहता हूँ, जब कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर अगर पेशेंट बोलता है नहीं भाई हमें केवल दांत का दर्द है, अस्पताल जाता है, डॉक्टर साहब बोलते हैं कि भाई ईसीजी कराओ, तो मरीज के दिमाग में रहता है कि हम तो दांत के दर्द की वजह से आए हैं लेकिन इन्होंने ईसीजी कराया। कभी कभार ऐसा होता है कि मरीज को छाती में दर्द नहीं होता है, छाती में भारीपन नहीं होता है, केवल वो बोले कि हमको दांत में दर्द है, पता लगा ईसीजी कराया, ईसीजी में पता लगा उनको हार्ट अटैक हो गया। इसलिए जब कभी भी किसी व्यक्ति के अंदर नाभि के ऊपर कोई भी दर्द या दर्द हो रहा है और गले के पास या ऑक्सीपिटल ये बोन होता है उसके नीचे कहीं पर भी दर्द हो रहा है, ईसीजी तुरंत कराना चाहिए कि रूल आउट करने के लिए कहीं कुछ हार्ट का इवेंट है कि नहीं। ये जो अभी हम बात कर रहे थे
ये नॉन एस्टियल एसएनएमआई और एस्टियल एसएनएमआई उसी के सिम्टम्स के बारे में है। इट इज टिपिकली मोर सीवियर, ड्यूरेशन यूजुअली मोर देन 20 मिनट्स एंड इज नॉट रिलीव्ड विद रेस्ट और नाइट्रोग्लिसरीन। जो अभी हमने पहले अनस्टेबल एंजाइना बोला था, बात किया था, उसमें था कि 20 मिनट तक ये दर्द रहता है। इसमें क्या है कि 20 मिनट से ज़्यादा रहता है, और ये दर्द ऐसा नहीं कि 20 मिनट हो गए उसके बाद रेस्ट की आराम लगना, वो पेन रहता है या पेन मेंटेन रहता है। और हम कभी भी जब कभी हमारे पास मरीज आता है तो हम हमेशा नाइट्रोग्लिसरीन की गोली होती है, सार्बिट्रेट की गोली होती है, वो हमेशा हम बोलते हैं मरीज को कि जबान नीचे रखने के लिए। अगर वो अनस्टेबल एंजाइना है तो मुख्यतः जो होता है वो पेन खत्म हो जाता है। अगर ये हार्ट अटैक होता है तो एक गोली से रिलीफ नहीं मिलता, हो सकता है कम हो जाए, ये दूसरी गोली देनी पड़े, मैक्सिमम हम 3 गोली देते हैं, वो उसके आधार पर हम आगे डायग्नोस को लगाते हैं। द चेस्ट डिस्कम्फर्ट मे रेडिएट टू द नेक, जा, बैक, शोल्डर, राइट आर्म आर एंड एपिगास्ट्रियम। पेन इन एनी ऑफ दिस लोकेशन विदाउट चेस्ट पेन इज पॉसिबल। मुख्यतः 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जब हम जो है बोलते हैं कि पेशेंट बोल सकता है कि हमको जो है चेस्ट पेन नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब ने बोला कि हमको हार्ट अटैक हुआ है। वो कौन कौन सी कंडीशन है? नंबर 1, पेशेंट अगर जो है डायबिटिक है। दूसरा, मरीज अगर उसका एज ज़्यादा है, मोर देन 65 ईयर है। तीसरा, फीमेल है। चौथा, अगर कोई रिसेंट सर्जरी है। तो इन सब कंडीशन के अंदर जरूरी नहीं है कि पेशेंट को चेस्ट पेन हो तभी उसको हार्ट अटैक या हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए जब कभी भी हमने बोला कि जब कभी भी एपिगास्ट्रियम मतलब ये नाभि के ऊपर भी अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो ईसीजी को तुरंत कराना चाहिए। इस चित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो हार्ट का दर्द है वो कैसे कहाँ फैल सकता है। तो यूजुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पेन विद द मायोकार्डियल इस्किमिया, जो कि छाती रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन जो लाल रंग का चित्र दिखा रहा है, और वो बाएं हाथ में की तरफ अल्नर रीजन पे वो नीचे की तरफ यहाँ ऐसे दर्द जो है फैलता है। लेस कॉमन साइट ऑफ पेन विद द मायोकार्डियल इस्किमिया, हो सकता है कि मरीज को दर्द राइट साइड में भी जाए या जा में भी जाए या एपिगास्ट्रियम नाभि के ऊपर वाले पार्ट में भी जाए या पीछे की तरफ जा सकता है, ये और भी हो सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट एमआई में क्या है? एस्टी एलिवेशन और नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई के अंदर ये 3 ऐसी कंडीशन होती हैं जिनमें से कम 2 कंडीशन मिले तभी हम बोलेंगे हाँ इसको हार्ट अटैक हुआ है, बड़ा वाला या छोटा वाला, नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई या एस्टी एलिवेशन एमआई। तो कौन सी कंडीशन होते हैं? सबसे पहला है इस्किमिक सिम्टम, मतलब जो पेशेंट बोलता है कि हमें छाती में दर्द हो रहा है, दर्द कहाँ फैल रहा है उसके बारे में। डायग्नोस्टिक ईसीजी चेंजेस, और तीसरा सीरम कार्डियक मार्कर्स एलिवेशन। इन 3 में से जब 2 चीज़ें होंगी तभी हम बोलेंगे कि हाँ इनको हार्ट अटैक पड़ा है। एस्टी एलिवेशन एमआई के बारे में अब हम बताना चाहते हैं कि जो ये अनस्टेबल एंजाइना है, नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई है और एस्टी एलिवेशन एमआई है, ये कैसे होता है? जो हमारे हार्ट के अंदर मुख्यतः जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनके रुकावट की वजह से ही ये चीज़ें होती हैं। तो अगर अनस्टेबल एंजाइना कब बोलेंगे? जब कोई भी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर नॉन अक्लूसिव थ्रोम्बस हो। नॉन एस्टी एलिवेशन एमआई क्या बोलेंगे? अक्लूडिंग थ्रोम्बस सफिशिएंट टू काज टिश्यू डैमेज एंड माइल्ड मायोकार्डियल नेक्रोसिस। एस्टी एलिवेशन एमआई मतलब क्या हुआ? पूरी तरीके से कंप्लीट थ्रोम्बस अक्लूजन हो गया। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर ईसीजी चेंजेस हो सकते हैं। इसके अंदर क्या हो सकता है? एसटी डिप्रेशन हो सकता है, टीन वर्जन हो सकते हैं कॉन्जिक्यूटिव लीड्स के अंदर। नॉन एस्टी एलिवेशन के अंदर क्या होता है? एसटी डिप्रेशन हो सकता है या टी वेव इन्वर्जन हो सकते हैं। और ये एसटी एलिवेशन के अंदर क्या हो सकता है? एसटी एलिवेशन ऑन ईसीजी हो सकता है या न्यू ऑनसेट ऑफ लेफ्ट पेंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। अनस्टेबल एंजाइना के अंदर कभी भी कार्डियक एंजाइम्स नहीं बढ़ेंगे। नॉन एस्टी एलिवेशन के अंदर क्या होंगे? एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम्स। और एस्टी एलिवेशन के अंदर क्या होंगे? एलिवेटेड कार्डियक एंजाइम्स और मोर सीवियर सिम्टम्स होंगे इसके अंदर। जो पहले अभी हमने बात किया कि एटिपिकल सिम्टम्स ऑफ एक्यूट किडनी सिंड्रोम, मतलब मरीज को छाती में दर्द नहीं है, उसके अलावा और क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं, तब हम बोलेंगे नहीं भाई ये तो कार्डियक चेस्ट पेन है, मतलब इस्किमिक कार्डियक चेस्ट पेन है, एक्यूट किडनी सिंड्रोम। क्या क्या हो सकता है इसके अंदर? एक्यूट डिस्निया, इंडाइजेशन, अनयूजुअल लोकेशन ऑफ पेन, एजिटेशन, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, प्रोफाउंड वीकनेस एंड सिंकपी। Such presentation are more common in women's, elderly, more than 65 year, diabetes mellitus और post-operative patients। ये जो चित्र फिगर है इसके माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि ये डिफरेंट लोकेशन है। लेफ्ट शोल्डर, रेट्रोस्टर्नल चेस्ट, इंटरस्कैपुलर स्पेस, राइट लोअर इंटीरियर चेस्ट, एपिगैस्ट्रियम रीजन, आर्म्स और लेफ्ट लोअर इंटीरियर चेस्ट। मतलब इन जगह में अगर आपको दर्द होता है तो एक दर्द हमेशा दिमाग में रहना चाहिए, कहीं ये कोई हार्ट की वजह से तो नहीं है। जैसे कि रेट्रोस्टर्नल चेस्ट पेन है, मतलब बीच छाती में अगर दर्द हो रहा है तो इसमें क्या क्या हम बीमारियों के बारे में ध्यान रखते हैं? मायोकार्डियल इस्किमिक पेन, पेरिकार्डियल पेन, इसोफेगल पेन, एबॉर्टिक डायसेक्शन, मीडियस्टियन लीजन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इन बीमारियों में यहाँ पे दर्द होता है। दूसरा, अगर बाएं हाथ के शोल्डर में अगर दर्द हो रहा है तो सबसे पहला क्या हम दिमाग लगा सोचते हैं? मायोकार्डियल इस्किमिक पेन।
दूसरा पेरिकार्डिटिस की वजह से हो सकता है, सब डायफ्रामेटिक अब्सेस की वजह से हो सकता है, डायफ्रामेटिक प्लूरेसी की वजह से हो सकता है, सर्वाइकल स्पाइन डिजीज की वजह से हो सकता है, एक्यूट मस्कुलोस्केलेटल पेन की वजह से हो सकता है, या थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम की वजह से भी हो सकता है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सबसे बताना चाहते हैं, इपीगैस्ट्रिक रीजन, मतलब मरीज हमेशा अस्पताल जाता है, बोलता है कि मैं तो गया था कि हमको जो है पेट में जलन हो रही है, लेकिन डॉक्टर साहब ने बोला तुमको हार्ट अटैक हो गया। तो वो इन कंडीशन में भी हो सकता है कि इन्फीरा वाल एमआई मतलब हार्ट अटैक हो सकता है, जिसके अंदर चेस्ट पेन ना हो, केवल वो करेक्टर बोलता है कि हमें बर्निंग सेंसन हो या उल्टी जैसा लग रहा हो। तो एपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या हम सोचते हैं इसके बारे में, मायोकार्डियल इस्केमिक पेन, पेकार्डियल पेन, इसोफेगल पेन, ड्यूडेनल या गैस्ट्रिक पेन, पैनक्रियाटिक पेन, गॉल ब्लैडर पेन, डिस्टेंशन ऑफ द लीवर, डायफ्रामेटिक प्लूरेसी, निमोनिया। तो ये है जो कि हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस मतलब लगाते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर रीजन पे अगर मरीज आता है कि हमको यहाँ पे दर्द है, तो इन बीमारियों के बारे में भी हमको सोचना चाहिए। इसलिए कभी भी हमने इन कंडीशन जगह में अगर आपको पेन होता है तो ईसीजी जरूर कराना चाहिए। कार्डियक रिस्क फैक्टर, उसके आगे हम बताएंगे कि जो हमारे आज की में जो CAD होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, उसको प्रोवोक करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रोवोक करती हैं। आप इस फिगर के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं, जो लोग सिगरेट करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये भी जो होता है हार्ट अटैक को प्रोवोक करता है। दूसरा जो हम दिखा रहे हैं कि तली हुई आलू, ये लोग ज़्यादा आज की जंक फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसकी वजह से भी होता है। इंपॉर्टेंट CAD रिस्क फैक्टर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिस्क फैक्टर, स्मोकिंग, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, फैमिली हिस्ट्री ऑफ CAD, ये कंडीशन है जो कि इनकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज होने के चांसेस होते हैं। अब जब कभी भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है, मतलब जिसकी वजह से हमें छाती में पेन होता है, तो वो कैसे होता है, वही चीज़ हमें दिखाना चाहते हैं। ये हार्ट है जिसके अवोटा से जो निकलती है आर्टरी, सबसे पहले निकलती है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, उसके बाद जो दो ब्रांचों में डिवाइड होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी LAD, दूसरा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, और अवार्टा से एक आर्टरी निकलती है जिसे बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। तो इन आर्टरीज के अंदर जो हम जहाँ जो पीला पीला मटेरियल नज़र आ रहा है, प्लाक, जिसकी वजह से हार्ट का जो नली होती है रास्ता वो सकरा हो जाता है। जब आगे की तरफ ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो इसकी वजह से हमें पेन होता है, सिम्टम्स आता है, ECG में चेंजेस आते हैं। अगर यहाँ पे हम इस चित्र के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जो आपको ऑरेंज बैंगनी कलर का जो स्ट्रक्चर जहाँ पर लिखा है एंटीरियर इन्फार्क्ट, मतलब इसका मतलब हुआ कि ऊपर जहाँ पे गोल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है कि जिसकी वजह से वहाँ पे क्लॉट हुआ, आगे का ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम हुआ, और इस जगह का जो हार्ट का मसल है वहाँ पे नेक्रोसिस कर दिया, मतलब वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे दिक्कत आई। तो वो चीज़ हम दिखा जिसे बोलते हैं एंटीरियर इन्फार्क्ट। और जो वहाँ पे जो पीला वाला पार्ट नज़र आ रहा है, ये है वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल वगैरह करके यहाँ पे ब्लॉकेज कर रहा है, जिसे बोलते हैं ब्लॉक्ड ल्यूमन इन द ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। ये तो इस्केमिक पेन की वजह से पहला था एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, जिसके बारे में हमने बात किया, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है, इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जरूरी नहीं कि हम किसी व्यक्ति को इस्केमिक पेन हो तो वो पेन जो होता है, बहुत लोगों को ऐसा होता है इस्केमिक पेन में चेस्ट पेन ना हो, लेकिन दूसरे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि बताया उल्टी आना, उल्टी ऐसा महसूस होना, पसीना आना, लेकिन फिर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ECG कराते हैं तो बोलते हैं उनको हार्ट की तकलीफ है। तो ये भी हो सकता है। दूसरा इस्केमिक सिम्टम्स, जैसे कि एवोटिक स्टेनोसिस। एवोटिक स्टेनोसिस क्या है, इसके अंदर हमारे जो हार्ट के अंदर से जो मेन आर्टरी निकलती है, जैसे अवोटा है, उसके अंदर जो होता है सिकुड़न पैदा हो जाए, जिससे बोलते हैं एवोटिक स्टेनोसिस। तो एवोटिक स्टेनोसिस में क्या है, ऑफन कास्ड बाय कंजेनिटल वाल्व अबनॉर्मलिटी, जैसे बोलते हैं बाइकस्पिड एवोटिक वाल्व, एवोटिक स्क्लेरोसिस एंड रूमेटिक फीवर की वजह से होता है। फ्रीक्वेंटली कोएग्जिस्ट विद CAD, चेस्ट पेन यूजुअली एक्सर्शनल, साइन ऑफ हार्ट फेलियर में बी प्रेजेंट, असेस फॉर सिस्टोलिक मर्मर, अनयूजुअल करोटिड पल्स मिलता है इसके अंदर। ये इस चित्र में के माध्यम से हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो एवोटिक स्टेनोसिस हुआ है उसके बारे में दिखा रहे हैं कि इनके जो कस्प होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं इनके इसमें अंदर। दूसरा है इस्केमिक सिम्टम में हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। इसके अंदर क्या होता है कि काजेस ओवरफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, हाइपरट्रॉफी सेप्टम, assess for dyspnea with the chest pain, syncope can be typical with post exertion, listen for the loud systolic murmur, pain complaints are similar to angina। इसके अंदर क्या है, दो पिक्चर है, एक है नॉर्मल हार्ट का जिसके अंदर देख रहे हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, उसकी मसल आपको नजर आ रही है, लेकिन हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर देखिए इनलार्ज ऑफ द हार्ट मसल।
और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, एसिमेट्रिक सेप्टल हाइपरट्रॉफी होता है। इस्केमिक सिम्टम में आता है कोरोनरी स्पाज्म। कोरोनरी स्पाज्म को दूसरा नाम है फ्रिंज मेटल एंजाना, ये वेरिएंट एंजाना कास्ड बाई वासो स्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज, मोर कॉमन इन फीमेल्स यंगर देन 50, टिपिकली अकर्स early in morning. Chest pain is usually recurrent, most often while at rest. Cocaine and other stimulants can induce symptoms due to drug induced vasoconstriction. इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो होता है, मरीज हमारे पास आता है जो बोलता है कि हमें छाती में दर्द है, हम ईसीजी देखते हैं तो हमें लगता है कि ईसीजी में जो पूरा हार्ट अटैक एस्टियोलेशन एमआई आता है, लेकिन जब कभी भी हम इनका एंजियोग्राफी करते हैं तो हमें नजर मिलता है कि इनकी हार्ट की आर्टरीज एकदम ठीक है, नॉर्मल है। तो ये किस कारणवश मरीज को ये ईसीजी में चेंजेस आए और ये सिम्टम है, इसमें क्या होता है कि जो हार्ट की मसल होती है इसके अंदर स्पाज्म हो जाता है, मतलब हार्ट की आर्टरीज होती हैं उस सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से उस दौरान ब्लड सप्लाई आगे नीचे की तरफ कम पहुंचा, जिसकी वजह से होता है, जिसे बोलते हैं फ्रिंज मेटल एंजाइना। उसी का हम फिगर दिखा रहे हैं। ब्लड फ्लो इज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द आर्टरी स्पाज्म। राइट कोरोनरी आर्टरीज में हम ऊपर दिखा रहे हैं, वहां पे स्पाज्म हो गया, जो ये ब्लड फ्लो जिसकी वजह से हमें आगे का में चेस्ट पेन होता है और हमें ईसीजी के अंदर एस्टिबुलेशन एमआई आ जाते हैं। अब आता है नॉन इस्केमिक सिम्टम्स में कौन कौन से आते हैं। नॉन इस्केमिक सिम्टम्स में सब में क्या है, डायसेक्टिंग एवॉर्टिक एन्युरिज्म। इसमें क्या है, टिपिकली प्रेजेंट विद द कंप्लेंट्स ऑफ सीवियर एंटीरियर चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द अपर बैक, हाइपरटेंशन यूजुअली प्रेजेंट, लिसन फॉर मर्मर एंड रेडियल पल्स इज इनइक्वलिटी। इसके अंदर और क्या होता है कि जब कभी भी एवॉर्टिक डायसेक्शन होता है एवॉर्टिक एन्युरिज्म का, तो इसका जो पेन होता है सीवियर टीयरिंग पेन होता है, जैसे लगता है मरीज बोलेगा इतना तेज भर जैसे कोई हमको चाकू से अंदर से काट रहा है, फाड़ रहा है, तो उस टाइप का एकदम सीवियर पेन होता है इसके अंदर। ये हम फिगर से दिखाना चाहते हैं कि एवॉर्टिक डायसेक्शन होता है तो कैसा है, वो बीच के रास्ते से दिख रहा है कि वहां से कुछ कटा हुआ है, तो इसे बोलते हैं एवॉर्टिक डायसेक्शन। तीसरा अगला क्या है, नॉन इस्केमिक सिम्टम्स में पेरिकार्डिटिस। पेरिकार्डिटिस क्या होता है, हार्ट के जो मसल होता है उसको जो बाहर से एक झिल्ली कवर होती है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो ये जो पेरिकार्डियम है उनके अंदर कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से जो पेन होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डिटिस। में क्या है, इसके कौन कौन से कारण होता है जिसकी वजह से कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस हो सकती है, ऑटोइम्यून डिजीज हो गया, यूरेमिया हो गया, रेडिएशन, पोस्ट एमआई कॉम्प्लिकेशन को इंटरस्टल सिंड्रोम है, जिन सब के वजह से भी हमें जो पेन होता है उसे पेरिकार्डिटिस हो सकता है। चेस्ट पेन इज प्लूराइटिक, यूजुअली एलिवेटेड बाय द लीनिंग फॉरवर्ड, एक्सर्बेटेड बाय लाइंग डाउन, लिसन फॉर सिस्टोलिक मर्मर, फ्रिक्शन रब इज द हॉलमार्क फॉर द पेरिकार्डिटिस। ये चित्र फिगर के द्वारा हम दिखाना चाहते हैं कि हार्ट को जो कवर होता है सफ़ेद रंग की झिल्ली से कवर होता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। अब ये जो हम दूसरा फिगर है जिसमें लिखा नॉर्मल पेरिकार्डियम, ये एक है जिसकी झिल्ली होती है और इसी में अगर इन्फेक्शन हो गया तो वो सफ़ेद वाला पार्ट है यहाँ पे धुंधला नजर आता है जिसे बोलते हैं इन्फ्लेम पेरिकार्डियम, जिसकी वजह से ये इन्फेक्शन होगा तो उसे बोलते हैं पेरिकार्डिटिस। अगला क्या है, नॉन इस्केमिक सिम्टम्स में माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स। माइट्रल वाल्व हार्ट के अंदर जो होता है वाल्व होते हैं, जैसे होता है माइट्रल वाल्व, दूसरा ट्राइगेस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व और एवॉर्टिक वाल्व। अगर जो माइट्रल वाल्व होता है वो ठीक प्रकार से बंद नहीं हो रहा है, मतलब वो इसके अंदर प्रोलैप्स हो गया है, तो उसके में कैसे हो सकता है, तो कैन प्रेजेंट विद द चेस्ट पेन यूजुअली शार्प नियर एट द एपेक्स, एसोसिएटेड सिम्टम्स डिस्निया, फटीग एंड पल्पिटेशन, पेन इज रिड्यूस्ड बाय लाइंग डाउन, लिसन फॉर सिस्टोलिक मर्मर, हार्ट बेस्ट एट द एपेक्स, हैपन मोस्ट ऑफन विद थिन फीमेल्स। डिस्निया का मतलब क्या होता है कि सांस फूलना, मरीज बोलेगा कि हमको सांस में तकलीफ हो रही है। नॉन कार्डिक चेस्ट पेन, और जैसे अभी तो हो गया कि इस्केमिक चेस्ट पेन बिकॉज ऑफ दैट हार्ट की वजह से हुआ, जो हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई होती है उसके अंदर रुकावट होगी, लेकिन और कौन कौन से पार्ट हैं जो कि जहाँ पे कोई भी दिक्कत होगी और वो हार्ट की पेन की तरह ही उनका भी दर्द होता है, जैसे कि फेफड़े का लंग कंडीशन, अगर कोई लंग्स की दिक्कत आ जाए, निमोनिया हो जाए, चेस्ट वाल कंडीशन, अगर जो होता है रिब दिख रहा है, रिब में अगर कोई फ्रैक्चर हो जाए तब भी दर्द होता है, गाल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो जाए, या गैस्ट्रोइसोफेगल डिसऑर्डर हो जाए, या जो पेनक्रियास की डिजीज हो जाए। तो सब नॉन कार्डियक सिम्टम्स में क्या है, गैस्ट्रोइसोफेगल पेन। ये रफली 42% ऑफ द पेशेंट प्रेजेंटिंग विद एक्यूट चेस्ट पेन इन whom myocardial infarction is ruled out suffer gastroesophageal induced chest pain causes esophagitis, esophageal perforation, esophageal spasm, reflux disease, peptic ulcer disease, pancreatitis and cholecystitis. Esophageal spasm pain can be relieved by nitroglycerin. इस चित्र के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि ये जो पेन है
इनमें कहाँ पे होता है जिसकी वजह से मिमिक लाइक होता है कि हार्ट की वजह से हो, जैसे कि हियाटिस हार्निया। ये क्या होता है कि जो हार्ट जो थोरेसिक जो हमारा हार्ट होता है वो होता है थोरेक्स के अंदर और नीचे की तरफ अब्डोमेन के अंदर। इसको जो बाउंड्री बनाता है जिसको डायफ्रागमा, अगर डायफ्राम की कमजोरी की वजह से वो जो पेट का जो पार्ट है वो अगर वहाँ पे चेस्ट में पहुँच जाए तो उसे बोलते हैं हियाटल हार्निया, मतलब वो जो स्टमक का जो पहला वाला पार्ट है वो अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से मरीज को चेस्ट मतलब यहाँ पे छाती में दर्द होगा, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो फिर इसमें भी जो होता है कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये कहीं कार्डिक चेस्ट पेन की वजह से है कि नॉन कार्डिक चेस्ट पेन हो है। पल्मोनरी पेन, जो अगर कभी कोई फेफड़े की तकलीफ है उसकी वजह से जो मरीज को दर्द होता है तो ये सोचना होता है कि भाई कार्डिक चेस्ट पेन है तो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन है। तो इसमें सोचना हमेशा दिमाग रहना चाहिए, जब कभी भी कार्डिक चेस्ट पेन होता है वो ना दबाने से बढ़ता है, ना वो सांस लेने से बढ़ता है, ना घटता है, खांसने से ना ही बढ़ता है ना ही घटता है। बाकी जो नॉन कार्डिक चेस्ट पेन होते हैं ये दबाने से बढ़ घट सकते हैं, सांस लेने से बढ़ घट सकते हैं, खांसी लेने से बढ़ घट सकते हैं। ये करेक्टर से हमको ये दिमाग लगा मतलब डिफरेंशियल डायग्नोस करते हैं। तो पल्मोनरी पेन में कौन कौन आता है? चेस्ट पेन फ्रॉम पल्मोनरी डिजीज टिपिकली प्लूरेटिक पेन इन नेचर, मीनिंग दैट पेन वेरीज विद द रेस्पिरेटरी साइकिल। वही जो अभी हमने बोला कि सांस लेने पे बढ़ते घटते हैं। प्लूरेटिक चेस्ट पेन यूजुअली इंक्रीजेज ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, मतलब जब आप मरीज को बोले सांस लीजिए, अगर वो जो होता है सांस लेता है तो वो दर्द क्या होगा, बढ़ता है। एंड इज मेड वर्स बाई कफिंग, और सीवियर हो जाता है जब आदमी खांसी करता है। डीप ब्रीथिंग आर मूवमेंट। Pleuritic pain is most often caused by the lower respiratory infection. Other causes are spontaneous pneumothorax, pulmonary embolism, pneumonia, bronchitis or neoplasm. सॉरी टू इंटरप्ट, हम लोग इस पे बात करेंगे। पहले एक दर्शक है मुंबई से, हाँ उनका जी। सवाल लेते हैं। हाँ जी। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर जी सर, मेरी माँ के पेट में बहुत दर्द देता है, ओके, किडनी को दर्द देता है। इसको सर आप मेरी को खाना नहीं खाता। सर आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही। सर मेरी माँ किडनी में बहुत दर्द है। कहाँ पे दर्द है? किडनी में। हाँ बताइए। उसकी वजह से खाना जाता है और बाथरूम होता है वो भी साफ। किडनी के आसपास देखिए अगर आपकी माता जी को, अब आपका देखिए प्रश्न हमें पूरी तरीके से सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर आपकी माता जी को किडनी की प्रॉब्लम है तो इसके अंदर ये देखना होता है कि क्या आपकी माता जी को पेशाब की मात्रा क्या पहले से कम हो गई है। अगर पेशाब की मात्रा पहले से कम हो गई है तो एक डिजीज होती है जिसे बोलते हैं CRF। इसके लिए आपको तुरंत जो होता है एक अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसमें देखना है कि आप साइज ऑफ किडनी कैसी हैं, और प्लीज़ आप किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलिए जिससे कि वो बताएं कि आखिर आपकी माता जी को किडनी में क्या परेशानी है। तो ये आप प्लीज़ इसके लिए आप ये करिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से आपको मिलना चाहिए। ये इसमें अभी हम लंग्स के बारे में जो बात कर रहे थे, अगर कभी भी लंग्स में कोई बीमारी होती है तो इसमें नीमोथोरेक्स में क्या होता है कि फेफड़े के अंदर एक्स्ट्रा हवा चली जाना। तो जो लंग्स आप देख रहे हैं ब्लैक काले रंग का जो हमें चित्र में दिखाई पड़ रहा है जिसे बोलते हैं नीमोथोरेक्स। तो जो ज़्यादा मात्रा में है जिसे बोलते हैं लार्ज नीमोथोरेक्स, या किनारे जो है उसे बोलते हैं स्मॉल नीमोथोरेक्स। एक और दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी हाँ जी, नमस्कार जी, बताइए। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ, जो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल उसमें एक HDL और LDL होता है। हाँ। तो वो कहते हैं कि जो HDL कोलेस्ट्रॉल होता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल और जो LDL होता है वो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि LDL और HDL का हमारे शरीर के जो ये हार्ट के फंक्शन में क्या रोल है? हाँ जी, ये जो HDL और LDL कोलेस्ट्रॉल है, आपने बताया कि HDL कोलेस्ट्रॉल को गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है और LDL कोलेस्ट्रॉल को बैड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। तो ये जो होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, मतलब जब कभी भी हार्ट की डिजीज होती है तो उसके अंदर अथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बन जाता है, तो जिसकी वजह से हमें जो होता है खून के अंदर वहाँ पे रुकावट पैदा हो जाती है। तो इसके लिए हम जो है यहाँ पे हम हमेशा मरीज को बोलते हैं कि प्लाक बनने में जो बनता है उसको ये रोकने में हेल्प करता है HDL कोलेस्ट्रॉल। इसलिए हम बोलते हैं हमेशा जो होता है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मेंटेन रखना चाहिए और वो चीज़ें हमेशा सेवन करनी चाहिए जिससे कि HDL हमारे मात्रा के अंदर ज़्यादा बढ़े और LDL की मात्रा को कम करे। अगला है पल्मोनरी एम्बोलिज्म।
इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे हार्ट की में जो पल्मोनी आर्टरी होती है उसके अंदर जो होता है क्लॉट हो जाता है, तो जिसके उसके अंदर भी तब यहाँ पे दिक्कत आती है, जो पेन होता है वो भी जो होता है जस्ट लाइक ए कार्डियक पेन होता है, तो इसको भी हम डिस्टिंग्विश करते हैं। ये जो क्लॉट बना है, इस क्लॉट में भी जो भाई साहब ने क्वेश्चन किया था कि हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि वो कोलेस्ट्रॉल भी इन क्लॉट को बनाने में हेल्प करता है। अगला नॉन कार्डियोजेनिक सिम्टम्स में क्या है, गॉल ब्लैडर एंड पेनक्रियास, एक्यूट पेनक्रियाटिस, परफोरेटेड पेप्टिक अल्सर, एक्यूट कोलेस्टेटिक कैन मिमिक एज ए मायोकार्डियल इंफार्क्शन। एक्यूट पेनक्रियाटिस मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो पेनक्रियाज है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसे बोलते हैं एक्यूट पेनक्रियाटिस। दूसरा पेप्टिक अल्सर में क्या होता है, अगर परफोरेशन हो जाए। पेप्टिक अल्सर मतलब क्या होता है, जो हमारा पेट होता है उसमें ज़्यादा मात्रा में तेजाब की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मरीज बोलता है कि हमें जलन हो रही है, वो है, और पेन होता है। जब कभी भी मरीज को पेन होता है तो वो हमारे पास आता है तो एक पॉइंटेड फिंगर शो करता है कि हाँ हमको पर्टिकुलर एक इसी जगह में पेन हो रहा है, इससे हमको लग जाता है कि हाँ इस पेशेंट को हो सकता है कि पेप्टिक अल्सर है। दूसरा एक्यूट कोलेस्टेटिस मतलब क्या होता है कि हमारे जो लीवर होता है वहाँ पे एक गॉल ब्लैडर होता है जो कि वहाँ पे बाइल रस, वहाँ बाइल जूस वहाँ पे सिक्रीट होता है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं हम कोलेसिस्टेटिस। अगला क्या है, नॉन कार्डियोजेनिक सिम्टम्स में मस्कुलोस्केलेटल पेन। ये रफली अबाउट 28% of the patient presented with the chest pain in whom and myocardial infarction has been ruled out suffer from musculoskeletal or chest wall pain. Causes include costochondritis, rib fracture and myalgia. Pain is usually reproducible upon palpation, passive extension, flexion and rotation of the cervical and thoracic spine can be helpful in reproducing musculoskeletal chest pain. इसको इस आगे को बताने के पहले मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये जब कभी भी कोई मरीज आता है, अगर कभी भी किसी व्यक्ति को बचपन में या कभी भी चोट लग गई हो या कोई भारी चीज़ उठाया हो, तो जिसकी वजह से हमारे जो हार्ट की मसल, मतलब हार्ट, ये हमारे छाती की जो मसल होती हैं उनके अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है, या रिब होता है, जो यहाँ पे आर्टरी बोन होती है, जो हमारी छाती वाली बोन जिसे रिब बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी फ्रैक्चर होता है तो जिसकी वजह से भी आदमी को पेन होता है, तो वो बार हमारे पास आता है कि डॉक्टर साहब हमें कोई हार्ट की परेशानी नहीं है, तो उसको डिफरेंशियल डायग्नोज करने के लिए हम उनसे कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल क्या होता है कि क्या आपको जहाँ पे दर्द हो रहा है वहाँ पे दबाने पे दर्द बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो कभी अगर वो इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन होगा तो दबाने से ना ही बढ़ेगा ना ही घटेगा। तो अगर इस टाइप के जो मरीज होते हैं वो बोलेगा हाँ डॉक्टर साहब जब हम दबाते हैं तो हमें दर्द बढ़ जाता है, तो पहला दिमाग से हट जाता है हाँ इनका हार्ट का नहीं है। दूसरा, मरीज को पूछना है कि खांसने पे दर्द बढ़ता है कि घटता है। इसमें इस मस्कुलोस्केलेटल में क्या होगा, खांसने में दर्द बढ़ेगा और घटेगा। तो ये कुछ सवाल होते हैं जिससे कि हमको पता लग जाता है कि हमें कार्डियक चेस्ट पेन है कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको घर में भी होता है तो आप ये करके देखिए, दबा के देखिए, सांस लेके देखिए, खांसी करके देखिए, बॉडी को आगे झुका के देखिए। अगर इन सब चीज़ों करने पे अगर आपका दर्द बढ़ रहा है तो घट रहा है तो 90% चांस होता है कि ये इस्केमिक कार्डियक पेन नहीं है। इस फिगर के माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि जब आदमी एक्सरसाइज कर लेता है तो उसकी वजह से हमारी मसल खिंच जाती है या तो इसकी वजह से भी हमको पेन होने लगता है। तो कास्टोखंडाइटिस आल्सो कॉल्ड टेजेट सिंड्रोम इज ए फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ द कार्टिलेज वेयर रिब अटैच टू द ब्रेस्ट बोन ड्यू टू द एक्सेसिव एक्सरसाइज। इसके अंदर जो हमारी कार्टिलेज होती है उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है इन्फ्लेमेशन की वजह से। नॉन कार्डियोजेनिक सिम्टम्स में हर्पेस जॉस्टर, हमने पहले बोला था कि वायरल डिजीज़ होता है जो कि हमारी जो होता है जो नर्व होती हैं उनके गैंग्लियन के अंदर वो इन्फ्लेमेशन करता है, और जब कभी भी मरीज आएगा तो उनका पेन बहुत सीवियर होता है और छाती में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसे बोलते हैं हर्पेस जॉस्टर। तो सिंगलिस कैन प्रेजेंट एज एक्यूट चेस्ट पेन। द पेन इज यूजुअली बर्निंग एंड यूनिलेटरल फॉलोइंग द डर्मेटोम्स। चेस्ट पेन फ्रॉम सिंगलिस कैन अकर बिफोर द ऑनसेट ऑफ वेसिकल्स, thus making a reliable diagnosis difficult। ये इस फिगर के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को हर्पेस जॉस्टर होता है तो कैसा होता है। जो हमने बोला था कि वो एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, तो आपने देखा होगा कि व्यक्ति के आगे के लाल लाल रेड कलर के जो निशान आ रहे हैं इसके अंदर इसी तरह चेन लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं। और दूसरा एक फिगर हम दिखा रहे हैं जिसके अंदर लिखा है फ्रंट और बैक। तो जो लाइन ही बनी है तो ये दिखाने का मतलब है कि इसी लाइन के थ्रू में इन्फ्लेमेशन होता है। इस
फिगर के माध्यम से हम दिखाना चाहते हैं कि जब कभी किसी व्यक्ति को कार्डियक इस्केमिक चेस्ट पेन होगा तो वो मरीज को कहाँ कहाँ पे दर्द फैलता है और मरीज को जब दर्द होता है तो कैसे प्रेजेंट करता है। वो ये है कि मुट्ठी बंद कर दिया, छाती में लगा दिया, जहाँ पे दर्द होता है उधर की तरफ दबा रहा है, या आगे की तरफ कहाँ दर्द फैलता है, पीछे बैक की तरफ हमने बताया था होता है, और पेन इतना सीवियर होता है कि पेशेंट को आंसू आ जाते हैं। अब ये तो हो गया कि मरीज से हमने क्वेश्चन किया कि कहाँ पे दर्द हो रहा है, उसने बताया कि यहाँ पे है। उसके बाद ये है कि कैसे हम डायग्नोज करें, हम क्या कर सकते हैं जिसकी वजह से हम पता लगे कि हाँ ये इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन है कि नॉन इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन है। तो सबसे पहला टेस्ट है ECG, दूसरा इकोकार्डियोग्राफी, तीसरा ट्रेडमिल टेस्ट, फिर स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी या DSE मतलब होता है डोबूटामाइन स्ट्रेस कार्डियोग्राफी। इसमें क्या होता है कि जो मरीज हैं कि जो कि मशीन पे चल नहीं सकते, उनके लिए क्या करते हैं, एक दवा है जिसको बोलते हैं डोबूटामाइन, उसके हम नस के थ्रू देते हैं और उसका हार्ट रेट बढ़ाते हैं, तो उसे बोलते हैं डोबूटामाइन स्ट्रेस कार्डियोग्राफी। इस टेस्ट में क्या करते हैं, मरीज को पहले हम रेस्टिंग कंडीशन पे इको करते हैं, बाद में जो आप 85% अचीव कर लेता है THR का, वो MHR का, तो वो उसमें जो होता है फिर हम इको करते हैं और फिर उसके बाद फिर हम रिकवरी पीरियड में फिर हम करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी और DSE डोबूटामाइन स्ट्रेस कार्डियोग्राफी। ये टेस्ट बेसिकली उन लोगों के अंदर ज़्यादा है जो लोग चल नहीं सकते या जिनको कार्डियक सर्जरी, जिनको आर्थोपेडिक सर्जरी होने वाली होती है, और उसके लिए हमको देखना होता है कि हार्ट की कंडीशन कैसी है, तो उसमें हम डोबूटामाइन स्ट्रेस कार्डियोग्राफी करते हैं। पांचवा क्या है, हॉल्टर मॉनिटरिंग। हॉल्टर मॉनिटरिंग क्या है कि जरूरी नहीं कि मरीज हमारे पास आए जब तो उस समय हमने ECG किया तो ECG में हमको कुछ नहीं मिला, मतलब उस कंडीशन पे नॉर्मल है, लेकिन वो बोलता है डॉक्टर साहब जब मैं घर जाता हूँ तो हमें धड़कन हो जाती है या घर जाने पे हमें तकलीफ बढ़ जाती है, छाती में भारीपन लगता है, तो उसको करने के लिए एक मशीन होती है छोटी सी जो कि हम आगे इसको लगा देते हैं और 24 घंटे का हमें ECG वहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। बाद में हम एनालाइज करते हैं कि इसको जिस दौरान इसको तकलीफ हुआ था उस दौरान कुछ हार्ट के अंदर दिक्कत आई कि नहीं, तो ये हॉल्टर मॉनिटरिंग है। तो पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस इको और डोबूटामाइन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी और हॉल्टर मॉनिटरिंग। एक दूसरा टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं 24 आवर एम्बुलेटरी BP। वो एक टेस्ट होता है, उसमें क्या है कि मरीज बोलता है कि डॉक्टर साहब हम जब सुबह उठते हैं या शाम के समय हमें दर्द होता है, सिर में दर्द होता है और उस दौरान हमें लगता है हमें ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन जब हमारे पास आता है तो उस समय दर्द नहीं, उस समय BP नहीं बढ़ा मिलता, या जब हमारे पास बहुत से मरीज आते हैं डर जाते हैं तो उसे बोलते हैं सीडो हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उस आधार पर हम तो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन देते नहीं, तो उसमें हम क्या करना पड़ता है कि 24 घंटे के लिए एक एम्बुलेटरी BP मशीन होती है, वो पेशेंट पे लगा देते हैं। तो वो उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कि मॉर्निंग पे ब्लड प्रेशर क्या था, आफ्टरनून में क्या था और नाइट में क्या था, सोते समय ब्लड प्रेशर क्या था। तो मुख्यतः ये सब नॉन इन्वेजिव कार्डियोलॉजी में करते हैं टेस्ट, ECG, इकोकार्डियोग्राफी, ट्रेडमिल टेस्ट, स्ट्रेस इको, दूसरा है डोबूटामाइन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी, हॉल्टर मॉनिटरिंग या 24 आवर एम्बुलेटरी BP टेस्ट। अब ECG हम लोग करते हैं तो मरीज पे हम लगाते हैं, लीड्स लगाते हैं और ये ECG मशीन है जिसके द्वारा हमें ग्राफ से पता लग जाता है। तो एन ECG टेस्ट रिकॉर्ड्स द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इकोकार्डियोग्राफी, इसमें क्या है, हमें जो होता है वो जो आप देख रहे होगे कि इको की मशीन में स्किन में वाइट कलर का वाइट नज़र आ रहा है, इसके अंदर क्या है, हार्ट की कंडक्टिविटी पावर कैसा है, ब्लड फ्लो कैसा है, वाल्व के मोशन कैसे हैं, हार्ट की मसल थिकनेस कैसी है, वो हम इस टेस्ट के द्वारा देखते हैं। ट्रेडमिल टेस्ट, इसमें क्या है, एक मशीन होता है जिस मशीन में व्यक्ति को हम खड़ा करके उसको हम चलाते हैं। मशीन जो होता है हर 3-3 मिनट में उसका स्पीड बढ़ता रहता है केवल, और साथ में स्क्रीन होता है जिसके अंदर ECG रहता है। मरीज को हमें बोलते हैं कि अगर आपको छाती में दर्द हो, भारीपन लगे, सांस फूले, चक्कर आए, थकान हो जाए, तो आप हमको तो उस दौरान हमें बताना है कि उस समय हम देखते हैं ECG में कुछ चेंज आया कि नहीं। अगर मरीज़ नहीं चल सकता तो मरीज को हम तुरंत रोक देते हैं। तो इस ट्रेडमिल टेस्ट से हमें पता लग जाता है कि हार्ट के अंदर अब उसके अंदर ब्लड फ्लो का कैसा है। स्ट्रेस टेस्ट जो अभी हम बात कर रहे थे, इसमें भी क्या करता है, मशीन में चलता है, उसको पहले रेस्टिंग कंडीशन पे हम पहले इको करते हैं, फिर उसके जब 85% अचीव कर लेता है तो उसके बाद फिर हम इको करते हैं और साथ साथ में ECG जो देख रहे हैं उसमें देखते हैं कुछ उसके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में कोई चेंजेस आया कि नहीं आया। इस टेस्ट से हमें पता लगता है। स्ट्रेस टेस्ट क्या है, द स्ट्रेस टेस्ट रिस्पॉन्स इज इंड्यूस्ड बाय एक्सरसाइज और ड्रग स्टिमुलेशन। ड्रग स्टिमुलेशन मतलब डोबूटामाइन के बारे में बात हो रहा है, डोबूटामाइन स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी। दिस टेस्ट कंपेयर द कोरोनरी सर्कुलेशन while the patient is at rest with the same patient circulation observed during the maximum physical exertion, showing any abnormal blood flow to the heart muscle.
ये हॉल्टर मॉनिटरिंग कैसे हॉल्टर लगाते हैं और मरीज पे कैसा मशीन से फिक्स रहता है वो हम दिखाना चाहते हैं। तो हॉल्टर मॉनिटरिंग में क्या है, दिस इज पोर्टेबल डिवाइस फॉर कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग वेरियस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द कार्डियोवास्कुलर सिम्टम फॉर एटलीस्ट 24 आवर। Conclusion: the chest pain is a common presenting problems and has many causes, of which many can be life-threatening. Cardiac and non-cardiac causes must be considered. A thorough assessment is vital in order to distinguish all the potential causes and determine the appropriate intervention is in a timely manner. तो लास्ट में एक बार हम ये बताना चाहते हैं कि कैसे हम ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन है कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, मरीज से पूछना चाहिए कि आपको जो छाती में जो दर्द हो रहा है वो दर्द दबाने पे दर्द बढ़ता है कि घटता है, सांस लेने पे दर्द बढ़ता है कि घटता है, खांसने पे दर्द बढ़ता है घटता है, बॉडी मूवमेंट करने पे, आगे जाने पे, पीछे जाने पे दर्द बढ़ता है घटता है। अगर ये सब एक्टिविटी करने पे उसको दर्द में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं तो जो ये सोचना चाहिए कि हाँ ये हार्ट का पेन है, इस्केमिक पेन है। अगर इनमें कोई भी दर्द बढ़ रहा है घट रहा है तो आता है कि हार्ट का नहीं, कोई दूसरे आर्गन की वजह से हो रहा है। अगर कभी भी है कि दर्द नहीं बढ़ घट रहा है तो अगर आपके घर में डिस्पिन की गोली है तो तुरंत एक गोली डिस्पिन की ले लेना चाहिए, जिससे कि आगे का जो एक्टिविटी है हार्ट के कोरोनरी आर्टरीज के अंदर थोड़ा सा रुकावट हो। और पास के अस्पताल, पास में कहीं कोई भी डॉक्टर हो, MBBS डॉक्टर, जाके तुरंत ECG कराना चाहिए और उनकी सलाह को मानना चाहिए। धन्यवाद। तो मतलब और जो आपने बताया कि 1 मिनट से 1 घंटे तक रह सकते हैं जो इंटरवल ऑफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ पेन है, तो उसके बारे में एक बार फिर से बताएंगे। हाँ, जब कभी भी मरीज को कार्डियक इस्केमिक चेस्ट पेन होगा तो उसका चेस्ट पेन का ड्यूरेशन क्या है, तो कम से कम मरीज को 1 मिनट होगा। ऐसा नहीं कि कुछ टाइम मरीज हमारे पास आते हैं, बोलते हैं डॉक्टर साहब बस केवल एक पिन जैसा चुभ रहा है, दर्द एक बार होता है फिर चला जाता है, होता है चला जाता है। तो ये इस टाइप का कभी भी पेन नहीं होगा, कम से कम 1 मिनट का पेन होना होता है। दूसरा चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, अगर मरीज को हार्ट अटैक हो रहा है तो 1 घंटे तक रहेगा। या अभी हमने बोला था कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, अभी ये बात हुई थी कि एक अनिष्ट जाना होता है। इस पर बात करेंगे, पहले हिमाचल प्रदेश से दर्शक हैं उनका सवाल लेते हैं। हाँ जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अभी आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा था, जैसे मैं कभी कभार रात को सोता हूँ ना, बाई करवट लेके थोड़ा दबता हूँ, मेरी पूरी बॉडी हल्की सी हिलती है जी। अच्छा। 1-2 सेकंड के लिए। या फिर कभी जैसे टॉयलेट में बैठता हूँ तो ये मेरा घुटना हार्ट के ऊपर आता है तो थोड़ा महसूस होता है, पूरी बॉडी हिलती है। तो इसमें क्या मुझे कुछ चेकअप कराना पड़ेगा या नॉर्मल है जी ये? अच्छा, आपकी उम्र क्या है? 43 ईयर। 43 ईयर। आपको कोई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। ये जो आपने हमको बताया ये हार्ट की वजह से नहीं है, इसके लिए आप निश्चिंत हो जाइए, हार्ट की वजह से नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। फिर भी अगर आपकी उम्र 40 साल से ऊपर हो चुकी है, हम सलाह ज़रूर देंगे एक बार अपने बॉडी चेकअप करा लीजिए, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ट्रेडमिल टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी करा के पता लग जाए कि आपका हार्ट का कैसा है। वैसे ही जो आपकी तकलीफ है ये हार्ट की वजह से नहीं है। अच्छा, तो हिलता है, हिलने का वो हार्ट की साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं, एक साइकोलॉजिकल हो सकता है। लेकिन फिर भी जब कभी हमने बोला, जब कोई भी व्यक्ति अगर 30 साल से ऊपर है उसको साल में एक बार TMT, इकोकार्डियोग्राफी, ECG जरूर कराना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल ये कराना चाहिए कि कहीं कोई तकलीफ है कि नहीं। हाँ, तो अभी हम बात कर रहे थे कि 1 मिनट ड्यूरेशन की, तो इसमें कम से कम 1 मिनट। अगर अभी हम एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम जब बात किए थे उसमें क्या अनस्टेबल जाना, इसमें जो होता है 20 मिनट, कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट की तरफ दर्द जाता है, फिर धीरे से रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो कभी हार्ट अटैक वाला होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उसमें 1 घंटे तक पेन जा सकता है। तो ये इसका सिम्टम है। उसमें क्या है, रेस्ट करने से कम हो सकता है या नाइट्रोग्लिसरीन या सार्बिट्रेट लेना चाहिए सबलिंगुअली, उससे रिलीफ मिल जाता है। राजस्थान से दर्शक है जी। नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर ये एक्चुअली सर मेरे पिताजी का जो है सर दाढ़ जो है ज़्यादा दुखती है इसके बारे में। अपना प्रश्न पूछिए। दर्द होता है और सर की जो नसें हैं वो बाहर आपकी आवाज नहीं आ रही है, कृपया तेज पूछें। सर ये कह रहा था सर कि पिताजी की सर जो है सर दाढ़ है सर नीचे वाली सर वो दर्द होती है सर।
तो उनका सर जो है सर दर्द होने लग जाता है और सर सिर की जो नसें होती है सर वो बाहर दिखने लग जाती है सर। भाई साहब आवाज आपका प्रश्न पूरी तरीके से साफ सुनाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए प्लीज दोबारा बोलिए। गांठ है, गांठ में दर्द नहीं, फिर से बताइए जरा। सर दाढ़ में दर्द होता है सर, नीचे वाली दाढ़ है सर उसमें दर्द होता है। हाँ हाँ। तो सर सिर दर्द होने लग जाता है सर। सिर दर्द होने लगता है, अच्छा। जो ये दर्द होता है दाढ़ जो नसें होती है सर वो सर थोड़ी थोड़ी सर बाहर दिखने लग जाती है, मतलब सूजन टाइप आ जाती है। अच्छा अच्छा, ठीक है। अगर इसमें सूजन आ रही है जिसकी वजह से दाढ़ में दर्द हो रहा है तो इसके लिए आप दांत वाले डॉक्टर से मिलिए। चांसेस है कि इनको कोई मसूड़ में सूजन इन्फ्लेमेशन हुआ है जिसकी वजह से इनको तकलीफ हो रही है। इसमें चांसेस है कि इसमें हार्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि आपने बोला कि इनको दाढ़ में सूजन है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। इसलिए प्लीज़ दांत वाले डॉक्टर से मिलिए और उनकी सलाह को मानिए। तो दो चीज़ है, एक ध्यान, एक तो मूवमेंट्स के साथ अगर दर्द घटे बढ़े तो, दूसरा अगर ड्यूरेशन, और तीसरा ऐसा कि एक फ्रीक्वेंसी। कभी कभी होता है कि एक बार पेन हुआ फिर नहीं हो पा रहा है, अगर रेगुलर इंटरवल तो उसमें फ्रीक्वेंसी को क्या ध्यान? नहीं, इसमें जब कभी भी हार्ट का जो पेन होता है इसमें ऐसा नहीं होता है कि लगातार 1-2 घंटे 3 घंटे या पूरे दिन से दर्द होता है। इसमें क्या होता है कि अगर मरीज बोल सकता है कि डॉक्टर साहब हमें दर्द 15 मिनट तक के लिए होता है, उसके बाद फिर दर्द खत्म हो जाता है, फिर 1 घंटे के थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया, फिर अचानक हो जाता है। तो इसमें जो होता है फ्रीक्वेंट, मतलब बार बार थोड़ी इंटरवल में पेन हो सकता है कार्डिक इस्केमिक चेस्ट पेन में। उत्तरांचल से दर्शक हैं जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कृपया अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार। नमस्कार। समय डॉक्टर साहब जी, नमस्कार। मेरा जो ब्लड प्रेशर है ना लो है काफी, मतलब जो सिस्टोलिक है 100 के आसपास और डायस्टोलिक 70 के आसपास। मैं सभी क्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगा कि सवाल पूछने से पहले कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद सवाल पूछें। हेलो जी, मैं ये कह रहा हूँ जी, मेरा जो ब्लड प्रेशर है वो लो है, वो मतलब जो सिस्टोलिक है वो 100 है और डायस्टोलिक लगभग 70 के आसपास। तो ये एक मतलब किसी डिजीज का सिम्टम्स है क्या या नॉर्मल है? अच्छा। और इसके लिए मुझे आगे कुछ करने की जरूरत है क्या? हाँ जी, ये बताइए कि आपका जो ब्लड प्रेशर आपने बोला 100/70 है। हाँ, नीचे का जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका 70 है वो नॉर्मल है, ऊपर का 100 आपका है। ये बताइए क्या आपको कोई तकलीफ होता है? अगर इसको रहने पे चक्कर आता है, वहाँ पे सिर में दर्द रहता है या अनइजीनेस सा फील होता है, अगर आपको ये सब तकलीफ होती है तब फिर आपको जाके अपना चेकअप कराएं। अगर ये कभी कभार किसी लोगों के अंदर नॉर्मल फिनोमेना है कि 100/70 100/60 ब्लड प्रेशर है, लेकिन उनको कभी भी चक्कर नहीं आता, अनइजीनेस फील नहीं होता, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये नॉर्मल फिनोमेना भी हो सकता है, लेकिन एक बार आप जाएं कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना एक बार जांच करा लें। जांच से पता चलेगा कि हाँ जी, किसी कारण बस है या ऐसे मरीजों को हमारे पास जब आते हैं तो हम प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, उसका इकोकार्डियोग्राफी जरूर देखते हैं कि कहीं हार्ट का कंडक्टिव पावर क्या है, उसके आधार पे हम देखते हैं। ओके, ये हुआ। इस तरह के सवाल जो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि दर्शकों में एक हार्ट के प्रति जागरूकता तो है, लेकिन और कैसे जागरूक बनाया जाता है कि लोग समझ सके कि हार्ट का ही है और दूसरे चीज़ों के कारण दर्द नहीं है, और कोई ऐसा सिस्टम या जैसा कुछ, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, कृपया अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर लेफ्ट साइड का जो सर चेस्ट है सर उसमें थोड़ा कभी कभी दर्द होता है सर। मेरी उम्र सर 22-23 साल है सर। ये बताइए आपका जो दर्द होता है ये खाली बैठे रेस्टिंग कंडीशन पे होता है कि जैसे कुछ काम करते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, तब आपको छाती में दर्द होता है? नहीं सर, अचानक से दर्द होता है, फिर अचानक से दर्द खत्म हो जाता है। कितनी देर के लिए होता है? कितनी देर तक के लिए होता है? कम से कम सर 10-15 मिनट सर। अच्छा, बैठे रहने पे भी ऐसा होता है? हाँ सर। कहीं दर्द ये फैलता भी है कि बाईं तरफ? ज्यादातर जब बरसात का मौसम होता है सर उस टाइम होता है सर। ओके, ठीक है। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि प्लीज़ आप नज़दीकी किसी डॉक्टर के पास जाएं, हो सके तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। आप एक ईसीजी कराएं, और एक अगर ईसीजी में कुछ नहीं आता है तो एक ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कराएं, जिसके द्वारा हमें पता चलेगा कि आखिर आपको जो दर्द का पेन है, मतलब पेन हो रहा है, ये कार्डिक वजह से है कि नहीं, कार्डिक नहीं। तो एक ट्रेडमिल टेस्ट की सलाह हम आपको देते हैं। जो अभी आपने जम्मू कश्मीर से दर्शक हैं। जी नमस्कार, कृपया सवाल पूछिए।
हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरे चेस्ट में सर बहुत मतलब लेफ्ट साइड बहुत मतलब ज्यादा दर्द होता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड? नो सर, लेफ्ट साइड सर। जी सर, मतलब बहुत ज्यादा होता है। फिर से एक बार आप सवाल संक्षिप्त में करिए। मतलब सर मेरे मतलब चेस्ट में बहुत ज्यादा पेन होते हैं। ठीक है, आगे कब दर्द होता है आपको? कुछ काम करने पे, सीढ़ी चढ़ने पे कब होता है दर्द? तो कब होता है दर्द? मतलब कोई 7-8 सेकंड तक। एक सेकंड में होता है जब सांस लेता हूँ सर। सांस लेने पे दर्द बढ़ता है? जी सर। जी। और क्या आपको आजकल खांसी वगैरह आती है? नो सर, खांसी वगैरह नहीं, ऐसे ही होता है बहुत देर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? उम्र कितनी है आपकी? सर कोई 18 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अभी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जब कभी भी जब छाती में दर्द हो तो उसका हमेशा बोलना चाहिए कि जहाँ पे छाती में दर्द है वहाँ पे दबा के बताओ कि दबाने पे बढ़ता घटता है कि नहीं, या सांस लेने पे बढ़ता घटता है कि नहीं। तो जो इन्होंने फ़ोन किया था इनको बताया कि हमें छाती में दर्द जो हो सांस लेने पे बढ़ता है, तो इनके में चांस 99% उम्मीद है कि इनको हार्ट की वजह से नहीं है। फिर भी ऐसे लोगों को जब होता है इनकी जांच कराना चाहिए। इनकी जांच में क्या जाके किसी कार्डियोलॉजिस्ट से मिले, ईसीजी, ट्रेडमिल टेस्ट, इकोकार्डियोग्राफी और चेस्ट एक्सरे ये जरूर जाके कराएं। और ब्लड टेस्ट में सीबीसी मतलब टीएलसी काउंट कैसा है ये जांच कराएं, उसके बाद ही हमें पता चल पाएगा कि आखिर इनको हार्ट की वजह से है कि नहीं। लेकिन 99% उम्मीद है कि इनको हार्ट की वजह से दर्द नहीं है, क्योंकि ये तो एक सामान्य तौर पर अपने से खुद परखने का है। लेकिन हाँ जी, हाँ जी, फाइनल डायग्नोसिस तभी होगा जब हाँ। तो इसके लिए हमने जो टेस्ट के बारे में बोला कि जब कभी भी ऐसा हो तो तुरंत जो होता है डॉक्टर के पास जाएं। सबसे पहला जो टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं ईसीजी, जो हमें क्या पता लगता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कैसी है। अच्छा, कुछ लोगों का रहता है भ्रांति कि अगर बाईं ओर दर्द हो रहा हो, रेडिएट कर रहा हो, तो वो हार्ट का दर्द है, और अगर नहीं दूसरे तरफ है तो हार्ट का दर्द नहीं है। इसके बारे में आपका क्या अभी हम इसके बारे में अभी बात किए थे। कुछ एटिपिकल प्रेजेंटेशन होते हैं। एटिपिकल प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि जरूर नहीं मरीज को बोले कि हमें छाती में दर्द, बाईं तरफ छाती में दर्द या भारीपन हो या वहाँ पे जकड़न हो। कभी हमारे पास मरीज आते हैं, वो आया, उसने बोला कि हमें जो है दांत में दर्द हो रहा है, या दाढ़ में दर्द हो रहा है, या केवल हमें गले में दर्द हो रहा है, या पीठ में दर्द हो रहा है, या हमें जो होता है केवल बायां हाथ भारीपन लग रहा है। तो ऐसी कंडीशन पे भी हम जब ईसीजी कराते हैं तो उनको ईसीजी में चेंजेस होता है या उनको हार्ट अटैक हो सकता है। तो इसे बोलते हैं एटिपिकल प्रेजेंटेशन। दूसरा चीज़, हम 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जिनके अंदर जरूरी नहीं कि मरीज को छाती में दर्द हो तभी उसको हार्ट अटैक हो सकता है। वो 4 कंडीशन कौन कौन सी हैं? सबसे पहले मरीज को, अगर कोई मरीज है डायबिटीज़ है, डायबिटीज वाले मरीज को साइलेंट बोलते हैं ना कि साइलेंट अटैक हो गया, बैठे बैठे थे लेकिन उनको अचानक तकलीफ हो गया, या एज मोर देन 65 ईयर हो, फीमेल्स औरतों के और या जिनको रिसेंट सर्जरी हो। इन 4 कंडीशन के अंदर जरूरी नहीं है कि मरीज को छाती में दर्द, छाती में भारीपन हो तभी हार्ट अटैक हो सकता है। एटिपिकल प्रेजेंटेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया कि उल्टी होना, उल्टी ऐसा महसूस होना, चक्कर आना या पसीना आना, सांस फूलना, ये सब भी तक हो सकती हैं। ओके, तो ये कुछ तो जिसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं, कुछ चीज़ों को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, उस केस के बारे में ऐसी चीज़ों में ऐसे में तुरंत इसका सबसे पहला जांच है ईसीजी। तुरंत जो है ईसीजी कराना चाहिए। अगर कभी भी हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है तो ईसीजी में हमें आ जाता है, जिसके आधार पे हम इलाज दवाई कर सकते हैं, जो कि आजकल सभी जगह अवेलेबल है। ईसीजी प्राइमरी मतलब बेसिक टेस्ट है इसका। तो एक प्री टेस्टिंग के तौर पर हेल्थ हार्ट से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं कि नहीं, उसको अगर प्री चेकअप भी करें तो ईसीजी में तो हम फिर आ गया। राजस्थान से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्ते। सर नमस्ते। मेरे प्रॉब्लम है सर, मेरे बाईं तरफ ये जो पसली है ना सर, हाँ जी, इसमें सर मतलब पहले मेरे क्या बारिश के टाइम दर्द होता था सर, हाँ, और अभी बीच में दर्द हुआ तो मैं इलाज करवाया तो वो दर्द तो खत्म हो गया। क्या इलाज कराया, क्या बताया डॉक्टर? लेकिन सर मेरे वो सांस लेने में दिक्कत आती सर, सांस फूल जाती मेरी। हाँ। अच्छा, जो अभी आपने इलाज कराया उस इलाज क्या बताया था?
उन्होंने सर वो एलर्जी टाइप की टेबलेट दी थी सर मुझे। अच्छा, सबसे मेन चीज़ आपने अभी बताया कि जो पसलियों में बाईं तरफ दर्द होता है लेकिन सांस लेने में तकलीफ होती है, तो इसकी वजह हाँ से सर, या फिर हेलो, हाँ सर, हाँ, सांस लेने में तकलीफ बढ़ती है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये आपका हार्ट की वजह से आपको तकलीफ नहीं है, ये आपको जो भी तकलीफ है हो सकता है फेफड़े की वजह से तकलीफ हो, तभी उन्होंने हाँ आपको सर। एलर्जी के लिए दिया। क्या आपको उसमें खांसी आती है? पीले रंग का नहीं सर, खांसी नहीं आती, लेकिन कफ जरूर थोड़ा थोड़ा बनता सर। हाँ, किस रंग का निकलता है? क्या सर? किस रंग का निकलता है कफ? पीले रंग का? कफ नॉर्मल निकलता सर। ठीक है, आप अपना जो है ना ब्लड टेस्ट कराइए इस्नोफिल का, जिसे बोलते हैं TLC DLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, उसके अंदर आता है इस्नोफिल। तो इस्नोफिल अगर आपके बढ़े हुए मिलते हैं तो इसके चांसेस होता है कि एलर्जी की वजह से है, तो ये आप जांच कराइए। दूसरा चीज़, हार्ट को रूल आउट करने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट और इकोकार्डियोग्राफी, ये 2 चीज़ जरूर कराइए। इससे हम जान पाएंगे कि आपका जो होता है कि इसमें हार्ट का रिलेशन इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है। लेकिन जो आपकी तकलीफ है, उम्मीद कम लगता है कि आपको इस्केमिक कार्डियक चेस्ट पेन हो। ओके, दूसरा उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जी। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर नमस्कार जी। सर ये क्या नाम, हार्ट, मेरे दिल में धड़कन बहुत तेज हो जाती है। ठीक है। और क्या ना, उलझन भी बढ़ जाती है। ठीक है। और उसके बाद में पेट में बहुत घबराहट रहती है। ठीक है। ECG निकलवाया लेकिन कुछ बताया नहीं। ठीक है, तो ये बताइए, यही सब सवाल है। आपकी उम्र कितनी है? 30 साल के आसपास। 30 साल के आसपास। अच्छा, ये बताइए जो आपको जो धड़कन बनी रहती है, ये कब, जब आप बैठे रहते हैं खाली तभी बनती है कि कुछ काम करने पे या खेलने के कुछ? जी सर, कभी भी रहती है, एनी टाइम। ठीक है, आपके परिवार में भी किसी को ये तकलीफ है धड़कन वाली? नहीं सर, ऐसा तो किसी को नहीं है। तो प्लीज़ आपको हम सलाह देते हैं, क्योंकि आपने बोला जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपकी ECG नॉर्मल आती है, तो इसके लिए अभी हमने बात किया था हॉल्टर मॉनिटरिंग। एक टेस्ट होता है, उसमें आप हॉल्टर टेस्ट ये कराइए। वो क्या टेस्ट करेगा कि 24 घंटे के लिए एक मशीन है आपको लगा दी जाएगी, तो जिस दौरान आपको धड़कन होती है उस दौरान भी हमें ECG उसके अंदर पता लग जाएगा। उस समय जब आपको धड़कन या घबराहट हो रही थी तो प्लीज़ आप उस समय को नोट करिए, और जब डॉक्टर के पास जाएं तो बताएं कि हमें, मान लीजिए कि आपको 2 बजे धड़कन बढ़ी थी, तो लिखिए 2 बजे हमको धड़कन बढ़ी थी, तो उस 2 बजे का स्पेशली जो होता है हम ECG देखते हैं। अगर उस दौरान हमें कुछ तकलीफ मिलेगा तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ, आपको धड़कन होने के कारण क्या है। इसके लिए आपको जाके कार्डियोलॉजिस्ट से मिलिएगा, और हॉल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट होता है वो प्लीज़ कराना है आपको। तो इस तरह से जो डिफरेंट टेस्ट है उसको अपने कार्डियोलॉजिस्ट से जाके मिलें और जाके चेक कराएं, जिनको लगता है कि नहीं हमारा हार्ट का बीमारी है। तो आजकल तो कार्डियोलॉजिस्ट सभी जगह उपलब्ध हैं, तो ये कहना चाहेंगे। और विशेष सावधानी क्या बरतें? दूसरा, अभी जो हमारा अभी फ़ोन किया जिन्होंने 30 साल की उम्र थी, तो एक हम और बोलना चाहते हैं कि जब जो व्यक्ति मतलब 30 साल की उम्र के बाद सबको एक अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए एनुअली, साल में एक बार, जिसमें कि जो होता है ब्लड टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, डायबिटीज़ का टेस्ट, FBS PPBS या ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, ये एनुअली एक बार पता कराना चाहिए, जिससे कि हमें केवल अपने हार्ट के बारे में पता लग जाता है। तो साल में एक बार ये जांच जरूर करनी चाहिए और हार्ट की कंडीशन को पता लगाने के लिए। ओके, सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के व्याख्यान को यहीं विराम देंगे। और अगर आप चेकअप करवाते हैं हर साल, इस तरह जो टेस्ट हैं जो सबके लिए ज़रूरी है, आपको ये पता चल जाएगा कि क्या बीमारी है, और अगर बीमारी पता चल जाएगा तो उससे जल्दी आप निदान पा सकते हैं। तो निश्चित तौर पे इसको करवाना चाहिए। और आज के कार्यक्रम को ख़त्म करने के पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य सिर्फ आप तक जानकारी पहुँचाना है, न कि आपका इलाज करना। इलाज स्टार्ट करने के पहले ज़रूर आप चिकित्सक से मिलें और जैसा परामर्श दें वैसे ही करें। थैंक यू वेरी मच।